वेलकम टू एल के अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर टू ट्रांसफॉर्म रीजनल कनेक्टिविटी इन द कंट्री। इसके बारे में बात करते हैं। इस न्यूज़ को समझने से पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है उसको पहले समझते हैं। ओके, अगर मैं रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम प्रोजेक्ट की बात करूं तो इट इज़ अलाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन टू ट्रांसफॉर्म रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू द स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। बराबर ना। तो ये आपने वंदे भारत ट्रेन का नाम सुना होगा, वो भी रीजनल ओके, वो भी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का ही उदाहरण है, लेकिन वो नेशनल लेवल पे है। ये है रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को रैपिड बनाना है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, राइट। एक दो सिटी है जो एक ही रीजन के हैं, बराबर, मतलब वो नज़दीक है कंपेयर टू नेशनल लेवल पे 8 घंटे का 10 घंटे का रास्ता होता है ट्रेन का। यहाँ पे रीजनल लेवल पे बात चल रही है, 2 घंटे का 3 घंटे का रास्ते की बात चल रही है, बराबर ना। तो वहाँ पे रैपिड ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, राइट ना। तो ये भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, एक कॉरिडोर लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, बराबर ना। तो यहाँ पे भी रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडर में भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को दौड़ाने की बात चल रही है, हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। और यहाँ पे जो ट्रेन यहाँ पे जो रन करेगी वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर रन करेगी। एक ही रीजन के दो सिटीज़ को यहाँ पे 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर जो ट्रेन चल रही है, अगर उसके द्वारा कनेक्ट किया जाएगा तो जो टाइम अभी फॉर एग्जांपल दो सिटीज़ के बीच में 2 घंटे का रास्ता था, वो 1 घंटे के अंडर में भी अचीव किया जा सकता है, बराबर ना, राइट। तो इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रॉमिसिंग इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस फॉर द कम्यूटर्स, बराबर ना। तो उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? इज डेवलप टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनल मोबिलिटी सॉल्यूशन ऑन पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। इट इंश्योर सेफ रिलायबल एंड मॉडर्न इंटरसिटी कम्यूटिंग, बराबर ना। तो इंटरसिटी मतलब एक सिटी में से दूसरी सिटी में जाने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा, राइट। और सेफ रिलायबल और मॉडर्न इंटरसिटी कम्युनिटिंग के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, बराबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, अगर मैं रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम की अगर बात करूँ तो टोटल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर्स बनाने की बात चल रही है। और अभी ये जो सभी 8 आरआरटीएस कॉरिडोर्स है वो सभी नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली का है वहीं से कनेक्टेड कॉरिडोर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएंगे। और उसमें से फेज़ 1 के अंदर 3 की कॉरिडोर्स को बनाने की बात चल रही है। उसमें से पहला कॉरिडोर दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ, दिल्ली से मेरठ तक का एक कॉरिडोर है। दूसरा कॉरिडोर है दिल्ली गुरुग्राम शाहजहाँपुर निमाना बेहर राजस्थान के अंदर है, और अलवार मतलब दिल्ली से लेके अलवार राजस्थान तक का ये कॉरिडोर है। और तीसरा कॉरिडोर है दिल्ली से लेके पानीपत तक का। तो फेज़ 1 के अंदर 3 की कॉरिडोर्स इंप्लीमेंट किए जाने वाले हैं। उसमें से जो अभी न्यूज़ है ना वो दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर की न्यूज़ है, बराबर ना। टोटल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंडर में, जो नेशनल कैपिटल रीजन से कनेक्टेड हो गए। उसमें से फेज़ 1 में कितने कॉरिडोर्स को बनाने की बात चल रही है? 3 कॉरिडोर्स को बनाने की बात चल रही है जो दिल्ली से कनेक्टेड है। और उसमें से जो अभी न्यूज़ है वो दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर की यहाँ पे न्यूज़ है, बराबर ना। ओके, तो अभी मैं रिसेंट न्यूज़ को समझाता हूँ आपको। ओके, अगर मैं दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की बात करूँ तो 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ द दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कनेक्ट्स शाहीबाद टू द दुहाई डेपो। तो एक्चुअली ये जो दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर है ना वो एक्चुअल में है 87.5 किलोमीटर का। और ये जो डिस्टेंस है ना वो लेस देन 1 आवर के अंडर में कवर करना है, ये इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। और अभी जो रिसेंट न्यूज़ है कि दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का अभी पहला फेज़ शाहिद
साहिबाबाद टू दुहाई डेपो, ये दो प्लेस को यहाँ पे कनेक्ट करता हुआ 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन अभी डेवलप किया गया है और अभी उसका उद्घाटन किया गया है, बराबर ना। और ये जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर, वो उसका खर्चा कितना होगा उसको इम्प्लीमेंट करवाने का, 30,000 करोड़, ध्यान में रखना है। उसका एम क्या है, टू रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन द दिल्ली एंड मेरठ टू लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुँचा जाए, इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, बराबर ना। राइट, टोटल 82.15 किलोमीटर का रास्ता है और उसमें से 17 किलोमीटर का एक सेक्शन अभी रेडी हुआ है और उसका अभी उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आरआरटीएस कॉरिडोर, टोटल 8 कॉरिडोर हम इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं जो सभी दिल्ली से कनेक्टेड होंगे और उसमें से 3 प्रायोरिटी बेस में फेज़ 1 में इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं। उसमें से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का जो कॉरिडोर है उसमें से एक सेक्शन अभी रेडी हुआ है 17 किलोमीटर का। कहाँ से कहाँ तक का है, तो साहिबाबाद से लेके दुहाई तक का है, बराबर ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली घर घर केसीसी अभियान लॉन्च किया गया है और इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग, ये मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा एक नेशनल लेवल का अभियान लॉन्च किया गया है, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान, विच मीन्स डोर टू डोर केसीसी कैंपेन फॉर फिशरीज। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है 19 अक्टूबर को न्यू दिल्ली के अंदर। अभी आपको पता ही है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, केसीसी स्कीम 1988 के अंदर लॉन्च किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये एक लोन का टाइप है जो फार्मर्स के लिए बनाया गया था। यहाँ पे अगर फार्मर्स को अपने जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, शुरुआत की अगर बात करूँ 1998 में जो ये स्कीम लॉन्च की गई थी, तो जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो कल्टीवेशन करते हैं, तो उनको उनके जो कल्टीवेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, जो वर्किंग एक्सपेंडिचर होता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दी जाती है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और यहाँ पे जो भी लोन दी जाती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7%, लेकिन अगर फार्मर टाइमली रीपेमेंट करता है तो उसको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, मतलब ब्याज में माफ़ी मिलती है। तो अल्टीमेटली फार्मर को वो लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मिलता है। तो शुरुआत में ये जो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम था वो मात्र लैंड होल्डिंग फार्मर्स थे उनके लिए ही था। फिर बाद में धीरे धीरे करके उसको बाकी के जो फार्मर्स हैं, जो रेंटेड फार्मर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स हैं, बराबर है, जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है लेकिन उनको अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए भी अगर लोन चाहिए तो भी ये केसीसी के माध्यम से फार्मर्स को लोन मिल सकती है। और अभी कुछ समय पहले जो फिशरी सेक्टर में जो फार्मर्स काम करते हैं उनको भी केसीसी के माध्यम से लोन मिलने की शुरू किया गया है, बराबर ना। तो फिशरीज फार्मर्स के अंडर में ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि भाई आपके लिए भी केसीसी अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके लिए ये नेशनल लेवल पे कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग के द्वारा, घर घर केसीसी अभियान, बराबर ना, तो ध्यान में रखना है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, the Ghar Ghar KCC Abhiyan initiative aims to ensure the KCC access for the fish farmers, including the fishermen and the fish vendors, to achieve the universal financial inclusion and to avail the KCC facilities for the all eligible fish farmers, बराबर ना। अंडर द KCC स्कीम अभी तक 1,59,903 न्यू KCCs were issued to the fish farmers with a credit worth of rupees 1746.16 करोड़, बराबर ना। तो अभी तक मात्र इतने ही फिश फार्मर्स के द्वारा ये केसीसी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन बेनिफिट उठाया गया है। और ज़्यादा फिश फार्मर्स तक ये स्कीम पहुँचे इसके लिए अभियान लॉन्च किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 1998 के अंदर, टू ओबेन द लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन एंड अदर नीड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह के द्वारा इनोग्रेट किया गया द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑन अक्टूबर 21 एंड 22, 2023, उसके बारे में बात करते हैं। ओके,
तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। फेस्टिवल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संस्था के द्वारा। ये संस्था एक सेंटर है फॉर द मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के लिए। तो अभी तक हमारे मिलिट्री के द्वारा जितने भी अचीवमेंट्स किए गए हैं, जो भी हमने ऑपरेशंस किए हैं, वो सभी की हिस्ट्रीज़ यहाँ पे स्टोर की गई है इस संस्था के अंडर में, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसी संस्था के द्वारा ये फेस्टिवल को आयोजित किया गया, इंडिया का पहला मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, बराबर ना? ओके। द 2-day फेस्टिवल celebrated the rich military culture and heritage of India through conversations, आर्ट, डांस, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग एंड एग्जीबिशंस। तो यहाँ पे ये सब इवेंट हुए हैं जो एग्जिबिट करते थे। ये इवेंट जो हमारा रिच मिलिट्री कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको एग्जिबिट करते थे, बराबर ना? ओके ओके। तो इस इवेंट के दौरान, ये फेस्टिवल के दौरान मिल फेस्ट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जहाँ पे डिस्कस किया गया है जो इश्यूज रिलेटिंग टू द इंडिया एंड द वर्ल्ड, फोकसिंग ऑन द सिक्योरिटी, स्ट्रेटजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर जो इश्यूज जो इंडिया और वर्ल्ड फेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे उस चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया। कहाँ पे? इस फेस्टिवल के दौरान। कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर? मिल फेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर, बराबर ना? तो लोगों से यहाँ पे सजेशंस मांगा गया, राइट ना? तो जो इंडिया के और इंटरनेशनल लेवल पे जो मिलिट्रीज़ हैं, वहाँ पे उनके साथ साथ ही सजेशंस मांगे गए कि भाई हमको ये सब सिचुएशंस को कैसे फेस करना है। और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ये प्लेटफॉर्म किसके लिए? टू डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस टू शेयर द आइडियाज़ फॉर द इंडिजिनाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंडर में? तो वहाँ से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी के पास से आइडियाज़ मांगे गए। किसके पास से? तो डिज़ाइनर्स के पास से, डेवलपर्स के पास से, मैन्युफैक्चरर्स के पास से, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास से, बराबर ना? कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर? आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर, बराबर ना? तो 2 प्लेटफॉर्म, मिलफेस याद रखना है और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म याद रखना है। ओके। अगर मैं इस फेस्टिवल के की पॉइंट्स के बारे में बात करूं, तो द इवेंट ब्रॉट टुगेदर वाइड रेंज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स encompassing Indian and international corporations, public sector enterprise, not-for-profit groups, think tanks, wealthy individuals, etc. It featured military band performance, a cultural gala eventing, and an exhibition showcasing the key milestones in India's military history. बराबर ना? तो ये सब इवेंट्स और यहाँ पे ये सब लोगों को गैदर किया गया था इस फेस्टिवल के दौरान। ओके। और इसी फेस्टिवल के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारे हैं राजनाथ सिंह के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो आर्मी का प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव, बराबर नाम? तो प्रोजेक्ट ओके। तो ये प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से इंडियन आर्मी का एक विज़न है कि इंडियन आर्मी का जो अभी फ्यूचर ऑपरेशंस होंगे ना, वो एक आप बोल सकते हो जुनवानी विचार के ऊपर होंगे कि हमको हमारे आइडियाज़ जो हमारे जो पूर्वज हमको दे के गए हैं, उस आइडियाज़ को मॉडर्न वे में इम्प्लीमेंट करके आगे के ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से, बराबर ना? राइट। किस तरीके से? देखो कि फॉर एग्जांपल कि इस प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से इंडियन आर्मी क्या करेगी? तो एक रेफरेंस लेगी किसका? तो जो मिलिट्री कैंपेन्स एंड लीडर्स लाइक एम्पायर्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चोलास, छत्रपति शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह, तो उन लोगों ने अपने बैटल्स को किस तरीके से जीते थे, बराबर ना? वो उनके आइडियाज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बराबर ना? राइट। दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द लाइन ऑफ द एफर्ट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंकरेज द इंडिजिनाइजेशन इन एरियाज इंक्लूडिंग द एजुकेशन, हेल्थ एंड साइंस, बराबर ना? राइट। तो इसी इवेंट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आर्मी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट उद्भव। तो इस प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से इंडियन आर्मी क्या करना चाहती है? टू प्रमोट द इंडिजीनियस डिस्कोर्स थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ द एंशियंट स्ट्रेटेजिक एक्यूपमेंट इनटू द मिलिट्री डोमेन। जो हमारे एंशियंट जो हमारे मिलिटेंट्स थे, उनकी स्ट्रेटजी को मिलिट्री डोमेन के अंदर, मॉडर्न मिलिट्री डोमेन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है इस प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से। किस तरीके से? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडियन आर्मी
चाणक्य के अर्थशास्त्र को इम्प्लीमेंट करना चाहता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए। कमांडका के नीति शास्त्र को इम्प्लीमेंट करना चाहता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए। जो थिरुवल्लुवर के जो थिरुकुरल है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए। उसके अलावा कुछ ऑपरेशंस को किस तरीके से हैंडल करना है कि जिस तरीके से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चोला, छत्रपति शिवाजी और महाराजा रणजीत सिंह अपने बैटल्स को जीता करते थे, वो कौन सा आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते थे, कौन सी स्ट्रेटजी को अपना रहे थे, उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करके मॉडर्न ऑपरेशंस को कंडक्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन ये प्रोजेक्ट उद्भव का, बराबर ना, राइट। इट एम्स टू बी द हब फॉर द इंडिया स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट, बराबर ना, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूं जिसने इंडिया का पहला मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इंडिया की ओल्डेस्ट ट्राई सर्विस थिंक टैंक ऑफ इंडिया है। 1870 से वो वर्क करती है। डायरेक्टर जनरल है उसके मेजर जनरल BK शर्मा और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडियाज टेक्सटाइल फेस्टिवल, इंडियाज टू होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इंडिया इज सेट टू होस्ट भारत टेक्स 2024, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट फ्रॉम 26 to 29 February एट भारत मंडपम एंड यशोभूमि इन न्यू दिल्ली, बराबर ना। तो भारत टेक्स 2024 एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट का आयोजन किया गया और इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया। कहाँ पे होस्ट कर रहा है? भारत मंडपम एंड यशोभूमि के अंदर, बराबर ध्यान में रखना है। तो ये आपको जस्ट अभी हमने रिसेंटली 1-2 महीने पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा था। ये भारत मंडपम और यशोभूमि क्या है वो आपको होमवर्क में देखना है, बराबर ना, ओके। द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज बाय द कंसोर्शियम ऑफ द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो कंसोर्शियम है उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा, बराबर ना। और दिस एक्सपो इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज 5F विजन। क्या है इंडिया का 5F विजन? कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। तो हमको टेक्सटाइल सेक्टर में हमको हमारे फार्म से एक एक जो कापड़ का टुकड़ा है वो एक्सपोर्ट होना चाहिए फॉरेन के अंदर, ये हमारा विज़न है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। 5F विज़न है टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया का, ध्यान में रखना है, ओके। अगर मैं कर्टेन रेजर इवेंट की बात करूं, भारत टेक्स 2023, अभी ये भारत टेक्स ये इवेंट का आयोजन नहीं हुआ है, जस्ट इवेंट का अभी कर्टेन रेजर इवेंट हुआ है, मतलब जस्ट अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि इस तारीख को हम इस इवेंट को आयोजित करेंगे। तो इंडियन मिनिस्टर हमारे जो पीयूष गोयल है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, उन्होंने प्रिसाइड ओवर किया द कर्टेन रेजर इवेंट ऑफ द भारत टेक्स एट वाणिज्य भवन इन न्यू दिल्ली, बराबर ना। और इस इवेंट के दौरान इन्होंने एक लोगो, वेबसाइट एंड वीडियो लॉन्च किया भारत टेक्स 2023 का। और भारत टेक्स 2024 इज एक्सपेक्ट टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट विद द एग्जीबिटर्स एंड बायर्स फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज। तो ये जो भारत टेक्स 2024 जो आयोजित किया जाएगा, बराबर ना, वो 40 कंट्रीज से अलग अलग एग्जीबिटर्स और बायर्स यहाँ पे शामिल हो गए, बराबर, इस इवेंट के अंदर, बराबर ना। तो ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होने वाला है और इसका भी कर्टेन रेजर इवेंट प्रेसाइड ओवर किया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल के द्वारा, बराबर ना, ओके। अगर मैं इस भारत टेक्स 2024 के ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इस envisaged to be a comprehensive showcase of the entire textile industry value chain from India's rich cultural heritage and the textile traditions to the latest technological innovations। तो इस भारत टेक्स 2024 इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हमारा जो ट्रेडिशनल, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज टेक्सटाइल है वहाँ से लेके अभी जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, हम उस चीज़ों को एग्जिबिट कर पाएंगे। This will be consolidated and unique platform to showcase the India's textile value chain, emphasizing the fashion, traditional craft and sustainability initiatives, बराबर ना। The event will be feature around 3500 3500 exhibitors spread across a 2 lakh square meter gross area, knowledge sessions, conferences,
और अलग अलग कंपनीज के सीईओज भी यहाँ पे आएंगे, बराबर ना। तो इतना बड़ा इवेंट होगा जो भारत होस्ट करेगा, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की पोजीशन की बात करूँ तो इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ मार्केट साइज ऑफ $250 billion by 2030. India has a 5% share of the global trade in the textiles and apparel sector. और export of the cotton textile was $11.11 billion with 30% share during the 2022-23, बराबर ना। तो जो कॉटन टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट का हब है भारत, दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है कॉटन के अंदर, कॉटन कापड़ के अंदर, वहाँ पे 30% शेयर किसका है? भारत का है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है वेबसाइट ऑफ कस्तूरी कॉटन भारत। अब ये कस्तूरी कॉटन भारत कुछ समय पहले हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉटन भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनको एक ब्रांड नेम दिया गया है। और गवर्नमेंट के द्वारा अपील की गई है कि जितने भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं ये कॉटन के, उनको एक रजिस्टर करवाना है और उनको अपनी जो प्रोडक्ट्स है एक सेम सिंगल ब्रांड से बेचना है। कौन सी ब्रांड से? कस्तूरी कॉटन भारत से बेचना है, बराबर ना। तो उसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई है जहाँ पे कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर कॉटन का है वो इजीली अपनी चीज़ को यहाँ पे रजिस्टर करवा सकता है और अपनी चीज़ को यहाँ पे एक सिंगल ब्रांड नेम कस्तूरी कॉटन भारत से बेच सकता है, सिंपल, बराबर ना। ओके, अगर मैं कस्तूरी कॉटन भारत की बात करूं, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्री. It focuses on the self-regulation, handling, branding, traceability, and certification of the Indian cotton. It aims to boost the competitiveness in the global market and establish a sustainable ecosystem for all the stakeholders. बराबर ना। तो कस्तूरी कॉटन भारत, अगर कोई कॉटन जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाए गए तो उसको सिंगल ब्रांड नेम कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से दुनिया में जाना जाए, ये एक इनिशिएटिव इसके लिए लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, Kasturi Cotton Bharat brand of the cotton was announced by the Ministry of Textile on the evening of the World Cotton Day, 7th October 2023. With this, the India cotton has been endowed with a brand and logo that symbolizes the whiteness, softness, purity, luster, and Indianness. बराबर ना। All the ginners across the India have been empowered to produce a Kasturi Cotton Bharat brand as per the stipulated protocol. बराबर, ओके। और अगर मैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करूँ तो इट इज़ अ मिनी रत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और उसके CMD है ललित कुमार गुप्ता, मुंबई महाराष्ट्र में उसका हेडक्वार्टर है और एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1970 के अंदर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लॉन्च किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये कोई नई योजना नहीं है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। एक्चुअली 3 योजना जो अभी तक इम्प्लीमेंट हो रही थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू द शेड्यूल कास्ट सब प्लान और बाबू जगजीवन राम छत्र निवास योजना, बराबर है। ये 3 योजना को अभी मर्ज किया गया है और ये अभी कौन से नाम से जानी जाएगी? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, बराबर ना। तो ये जो 3 योजना है ना 2021-22 से इम्प्लीमेंट हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बराबर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर में कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 2021-22 से लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू द शेड्यूल कास्ट सब प्लान और बाबू जगजीवन राम छत्र निवास योजना, ये 3 स्कीम को अभी मर्ज करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये जो स्कीम है वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा, बराबर ना। ओके ओके,
अगर मैं स्कीम के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो ये जो 3 स्कीम थी जिसको मर्ज किया गया, उसके ऑब्जेक्टिव सेम थे और वो एक कॉमन एजेंसी के द्वारा इम्प्लीमेंट हो रही थी। इसके लिए ये तीनों को मर्ज करके एक नई योजना यहाँ पे लॉन्च की गई है, बराबर ना, सिंपल, ताकि बेटर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसका जो कन्वर्जेंस है, जो पब्लिक मनी है, उस वो सही तरीके से हम राइट वे में उसका यूज़ कर सके, बराबर ना। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ये योजना का ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द एससी कम्युनिटीज़ बाय द जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेटिंग स्कीम्स एंड अदर इनिशिएटिव्स, बराबर ना। तो एक तो स्किल डेवलपमेंट करना है उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इम्प्रूव करनी है बाय इंश्योरिंग द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्वेस्ट सर्विस इन द एससी डोमिनेटेड विलेजेस। और उसके अलावा उनको उनकी लिटरेसी हमको इम्प्रूव करनी है। किस तरीके से? तो उनको ज़्यादा मात्रा में एससी कम्युनिटी के लोग एनरोल हो स्कूल्स के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऐसे स्टेप्स लेने हैं, बराबर ना। तो ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एससी कम्युनिटी के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, और जो विलेज के अंदर जो एससी डोमिनेटेड विलेजेस हैं उसको डेवलप किया जाए, और उनका एनरोलमेंट स्कूल और हाई लेवल एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बराबर ना। ओके, तो इसी तीन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर 3 कंपोनेंट लॉन्च किए गए हैं इस योजना के। तो उसमें से पहला कंपोनेंट है आदर्श ग्राम कंपोनेंट। तो आदर्श ग्राम कंपोनेंट के अंदर क्या करना है? एक पर्टिकुलर विलेज जो एससी डोमिनेटेड है, वहाँ पे ऐसी सभी सुविधा होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे एससी कम्युनिटी का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, उनको स्किल डेवलपमेंट को प्रोवाइड करने के लिए भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, राइट। उनको स्कूल और एजुकेशन, हायर लेवल का एजुकेशन मिल सके तो वहाँ पे स्कूल कॉलेज भी होने चाहिए, बराबर ना। तो एक ऐसे गांव बनाने हैं कि जहाँ पे इनको सभी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे मिल जाए, इसको बोलते हैं आदर्श ग्राम। तो पहला कंपोनेंट है आदर्श ग्राम। दूसरा कंपोनेंट है कि जो एससी डोमिनेटेड विलेजेस नहीं है, बराबर ना, तो वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी है एससी कम्युनिटीज़ की। किस तरीके से? तो हॉस्टल्स और रेसिडेंशियल स्कूल्स उनके लिए कंस्ट्रक्ट करने हैं, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स सच एज स्किल डेवलपमेंट, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बराबर, ये सब प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने हैं। और तीसरा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टल्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स दैट आर फंडेड बाय द सेंट्रल, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स, बराबर ना। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है इस योजना के, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और अगर मैं स्पेशल प्रोविजंस की बात करूँ तो ऐसा बोला गया है कि जितनी भी ग्रांट्स, फॉर एग्जांपल 100 रुपया एज अ ग्रांट इस स्कीम के अंडर में दिया गया एससी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें से 15% वो एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाएगा फॉर द एससी वुमेन के लिए, बराबर ना। और उसमें से 30%, फॉर एग्जांपल 100 में से 30% ग्रांट यूज़ की जाएगी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, 100 में से 10% स्किल डेवलपमेंट के लिए, और to promote the SC women cooperatives engage in the production and marketing of the consumer goods and services, बराबर ना। तो ये कुछ बाइफर्केशंस दिए हैं जो आपको याद रखना है, बराबर ना, इस योजना के। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं 2022-23 के अंदर जो वो तीनों स्कीम थी जिसको अभी मर्ज किया गया उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं, तो अंडर द आदर्श ग्राम कंपोनेंट टोटल ऑफ 1260 विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ आदर्श ग्राम ड्यूरिंग द करंट ईयर 2023-24, बराबर ना। टोटल ऑफ 9 न्यू हॉस्टल्स हैव बीन सेंशन अंडर द हॉस्टल कंपोनेंट ऑफ द स्कीम। और तीसरा, Perspective plan for 7 states have been approved under the granting aid component during the current financial year, बराबर ना। तो ये कुछ अचीवमेंट्स है जो इतनी खास नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ये तीनों स्कीम को मर्ज किया गया है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो इनिशिएटिव अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रपोजल रखा गया है उसके ऊपर एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? तो अभी एक रिसेंटली हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई थी, सेकंड मीटिंग हुई थी, और उसी मीटिंग के दौरान ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन, सबसे पहले तो ये मुद्दा समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन हमने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोस के अंदर भी ये मुद्दे को अच्छे से डिस्कस किया है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल रखा गया है कि
देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी क्या हो रहा है कि लोकसभा का और उसके अलावा जो अलग अलग राज्य की विधानसभा का जो इलेक्शन है ना, वो अलग अलग हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज गुजरात का है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ समय के बाद राजस्थान का, कुछ समय के बाद महाराष्ट्र का, कुछ समय के बाद मध्य प्रदेश का, और वापस से कुछ समय के बाद लोकसभा का, बराबर ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साल के अंदर मिनिमम 3-4 इलेक्शंस तो होते ही हैं। तो ये अलग अलग इलेक्शन करवाने में क्या दिक्कत है कि एक तो अलग अलग खर्चा करना पड़ता है कैंपेनिंग के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी को। उसके अलावा एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट नहीं मिल पाता कि हम एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है कि हमको जो समय मिला है वहाँ पे हम किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए। एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को एक प्रॉपर समय नहीं मिलता है कि क्योंकि पूरा साल इलेक्शंस में ही चला जा रहा है। तो एक प्रॉपर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर फोकस करना है तो वो नहीं हो पा रहा है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा ये है कि अगर हम लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा का इलेक्शन साइमल्टेनियसली करवाएं तो हमारे पास पूरे 5 साल हो गए। जो भी लोकसभा के अंदर जो भी पार्टीज़ का चयन होगा, अलग अलग विधानसभा के अंदर जो भी पार्टीज़ का चयन होगा, वो एक पार्टी के पास 5 साल का पूरा समय होगा कि हमको ये काम ये समय में कंप्लीट करना है, और अलग अलग कैंपेनिंग का खर्चा भी नहीं होगा। तो इलेक्शन का कॉस्टिंग कम करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव से वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, प्रपोजल रखा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर, और उसी के ऊपर के कितना पॉसिबिलिटी है वन नेशन वन इलेक्शन करवाना इंडिया के अंदर। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और उसके चेयरमैन कौन रखे गए हैं, तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनको उसके चेयरमैन रखे गए हैं। और उनकी ये जो हाई लेवल कमेटी की जो सेकंड मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी, और वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट के ऊपर जो भी अलग अलग पार्टीज़ है, जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ है, जो नॉन रजिस्टर्ड पार्टीज़ है, जो भी पार्टीज़ अपना सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति ये वेबसाइट के ऊपर वो अपलोड कर सकते हैं, सिंपल, बराबर ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन कौन है, रामनाथ कोविंद जी, बराबर ना। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, तो इज़ अ प्रपोजल टू होल्ड द साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द स्टेट असेंबलीज। और हाई लेवल कमेटी सितंबर 2023 के अंदर बनाई गई, और उसके चेयरमैन किसको रखे गए हैं, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनको रखे गए हैं। और इस कमेटी को क्या नाम दिया गया है, हाई लेवल कमेटी ऑन द वन नेशन वन इलेक्शन, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो इस कमेटी के अंदर चेयरमैन रामनाथ कोविंद जी हैं। उसके अलावा नितिन चंद्र जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के, वो है सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। मेंबर्स की अगर बात करूँ तो अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर, गुलाम नबी आज़ाद जो फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन, नंद किशोर सिंह जो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, सुभाष कश्यप फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द जनरल ऑफ द लोकसभा, हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, संजय कोठारी फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और अरुण राम मेघवाल जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं लॉ एंड जस्टिस के, वो स्पेशल इन्वाइटी है कमेटी के, बराबर ना। तो ये कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं हाई लेवल कमेटी के, उनके सेकंड मीटिंग के दौरान ये वेबसाइट लॉन्च की गई है, बराबर ना। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के 6 साल कंप्लीट हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो उड़ान स्कीम क्या है और उसके 6 साल कंप्लीट हुए उसके बारे में बात करते हैं। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, बराबर नहीं। ये स्कीम 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था अंडर सर्व एरिया और अनसर्व्ड एरिया, ये 2 एरिया को कवर करना। अंडर सर्व एरिया जहाँ पे एयरपोर्ट है लेकिन वहाँ पे पूरे दिन में मात्र 1 से ज़्यादा फ़्लाइट रन नहीं होती है, उसको बोलते हैं अंडर सर्व एरिया। और अनसर्व एरिया जहाँ पे एक भी एयरपोर्ट नहीं है। तो जो
एरियाज़ के अंदर एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप करना है, और जहाँ पे एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाना है, बराबर ना, उसका रीडेवलपमेंट करना है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उड़े देश के आम नागरिक उड़ान स्कीम का। अल्टीमेटली जो एरिया के अंदर एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पे एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करके रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एरियाज़ के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सिटी है जहाँ पे अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं था, तो वहाँ पे अभी एयरपोर्ट बन चुका है, तो वो 2 सिटी को कनेक्ट करने के लिए एक रूट भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये उड़ान स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था जब उसको लॉन्च किया गया था, टोटल 1000 रूट्स को आइडेंटिफाई करना और जो एरियाज़ के अंदर एयरपोर्ट नहीं वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना, बराबर ना, राइट। तो 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, और 10 साल का ये पूरा विज़न था, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे जो भी एयरलाइन उड़ान स्कीम के अंडर में जिसको लाइसेंस मिलता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलता है, बराबर ना, कि जो भी फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है वहाँ पे कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और कुछ पोर्शन वो पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड करती है, बराबर ना। तो अगर कोई एयरलाइन उड़ान स्कीम के अंडर में जो रूट आइडेंटिफाई किया गया है उसी रूट के ऊपर अपनी एयरलाइंस को दौड़ाना चाहती है तो उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, बराबर, ओके। और अगर मैं इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करूं तो उड़ान स्कीम इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द सिविल एविएशन इंडस्ट्री एज अ 4 न्यू एंड सक्सेसफुल एयरलाइंस हैव कम अप इन द लास्ट 6 ईयर्स। लास्ट 6 साल के अंदर जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है वहाँ पे तब से लेके अभी तक 6 एयरलाइंस को इस स्कीम के अंडर में लाइसेंस दिया गया है, बराबर ना। इस स्कीम के माध्यम से टूरिज़्म सेक्टर बहुत डेवलप हुआ है, क्योंकि ऐसे जो पिलग्रिमेज वाले जो सिटीज़ थे लाइक किशनगढ़, अमृतसर, देवगढ़, खजुराहो, जहाँ पे अभी तक एयरपोर्ट नहीं था वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया गया इस स्कीम के अंडर में, और उसके अलावा एयर कनेक्टिविटी भी बहुत बूस्ट हुई है। टोटल 499 उड़ान रूट्स अभी तक इस स्कीम के अंडर में आइडेंटिफाई किए चुके हैं 17 अक्टूबर 2023 तक। टोटल कितने करने हैं? 1000 करने हैं, बराबर ना, राइट, ओके। 2016 से लेके अभी तक इस स्कीम के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, उड़ान 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, लेटेस्ट जो वर्जन है वो उड़ान 5.2 है। और जो उड़ान 5.0 है वो 2023 में लॉन्च हुआ है, और उसमें जो कैटेगरी 2 के जो एयरक्राफ्ट है 22 80 सीट वाले, और कैटेगरी 3 जो 80 से ज़्यादा सीट वाले एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर फोकस किया गया है। उस एयरक्राफ्ट के लिए रूट्स आइडेंटिफाई करने के ऊपर फोकस किया गया है। उड़ान 5.1 है वो स्पेसिफिकली इंटेंड है फॉर द हेलीकॉप्टर रूट्स के लिए। तो अभी तक उड़ान 5.0 तक तो मात्र एयरक्राफ्ट्स के लिए ही रूट्स को आइडेंटिफाई किया जाता था, लेकिन उड़ान 5.1 के अंडर में हेलीकॉप्टर्स के लिए भी रूट्स को आइडेंटिफाई करने का शुरू किया गया, बराबर ना। और 5.2 के अंडर में जो 20 सीट से भी कम वाले एयरक्राफ्ट है उनके लिए भी रूट्स को आइडेंटिफाई करने का शुरू किया गया उड़ान 5.2 के अंडर में, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है फ्रेंड्स, बराबर ना। उड़ान स्कीम उसके 6 साल कंप्लीट हुए वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया ग्रीन क्रेडिट टू इंसेंटिवाइज इको फ्रेंडली एक्शंस, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड इको मार्क स्कीम। ये 2 नए इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं, और ये जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To encourage the sustainable practices rooted in the tradition and conservation and promote the ideas of lifestyle for the environment movement, बराबर ना। तो लाइफ को प्रमोट करने के लिए, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए जो भारत का विज़न है, इसके लिए 2 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क स्कीम। इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स? तो अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो अगर कोई इंस्टीट्यूट या तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई इंडिविजुअल अगर वॉलेंटरीली एक कोई ऐसे स्टेप लेता है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन होता है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होता है, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन होता है, तो उस पर्सन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूट को
ग्रीन क्रेडिट मिलेंगे, बराबर ना। और ये ग्रीन क्रेडिट जो मिलेंगे ना वो ट्रेडेबल होंगे। वो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परचेस करने के लिए जाएगा तो उसमें उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। कोई पर्टिकुलर कोई ट्रेड करता है तो उसमें उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। तो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को या तो फिर कोई इंस्टीट्यूट को जो वॉलंटरीली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल काम करता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेता है, तो उसको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। और उसके अलावा एक स्कीम लॉन्च की गई है इको मार्क स्कीम, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इस स्कीम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसको नाम दिया गया है ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023, बराबर ना। कौन से एक्ट के अंडर में? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में, बराबर, ओके। उसके अलावा अगर मैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्शंस को प्रमोट किया गया है थ्रू द मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म एंड जनरेट द ग्रीन क्रेडिट। और दीज क्रेडिट्स आर ट्रेडेबल एंड कैन बी मेड अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन द डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म, बराबर ना। तो ये जो क्रेडिट्स हो गए वो ट्रेडेबल हो गए और ये डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसको ट्रेड भी किए जा सकते हैं, बराबर ना, ओके। और इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और कौन से रूल के अंडर में? ग्रीन क्रेडिट रूल 2023 के अंडर में, बराबर ना, ओके। तो अगर मैं ग्रीन क्रेडिट्स की बात करूँ तो इनिशियल फेज़ के अंडर में ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो फोकस करेगा ओनली 2 की एक्टिविटीज़ के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन और ऑफोरेस्टेशन। तो जो भी इंस्टीट्यूट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करेगा वॉलंटरीली, ऑफोरेस्टेशन के ऊपर फोकस करेगा तो उसको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा जो ट्रेडेबल होगा। और 8 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है: ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, बराबर ना। तो इसके ऊपर पहले फोकस किया गया है। जो इसके ऊपर फोकस करेगा, जो इसके ऊपर काम करेगा उसको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, बराबर ना, ओके। और अगर मैं इको मार्क स्कीम की बात करूँ तो प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको मार्क स्कीम नोटिफाइड ऑन द 11th October 2023 succeed the previous rules notified in 1991. It provides a accreditation and labeling for household and consumer products that meet specific environmental criteria while maintaining the quality standards as per the Indian norms. तो इको मार्क स्कीम के अंडर में ऐसी प्रोडक्ट्स के जो एनवायरमेंटिकली सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो एनवायरमेंट्स के अंदर पॉल्यूशन कम करती है, तो उस प्रोडक्ट्स के ऊपर एक इको मार्क लगाया जाएगा, एक लेबल लगाया जाएगा ताकि कंज्यूमर्स को पता चले कि भाई ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, बराबर ना। तो ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लेबल लगाने की बात चल रही है एक स्कीम के अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट, ओके। तो अगर मैं व्हाट इज़ इको मार्क स्कीम, तो scheme under the Ecomark certification rules 2023 enables the labeling of the products with the minimal environmental impact and encouraging the consumers and manufacturers to choose the eco-friendly options, बराबर ना, ध्यान में रखना है। This means products with the eco logo and ISI mark meet the specific environmental and quality criteria set by the Indian standards। वो आपको एज अ कंज्यूमर पता चल जाएगा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाली है, और कौन सी प्रोडक्ट एनवायरमेंटली कम इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो वो कंज्यूमर्स के अंदर भी अवेयरनेस क्रिएट करेगा, बराबर ना, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है लाइफ के प्रिंसिपल को इम्प्रूव करना और सपोर्ट करना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, बराबर ना, ओके। उसके अलावा इंडिया ने अनाउंस किया है डेफिनेशन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, और इंडिया वर्ल्ड में पहला ऐसा नेशन बना है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन दी है। देखो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? वैसे तो हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है कि पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। अभी ये पानी को स्प्लिट करने के लिए कौन सी मेथड का यूज़ किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उस हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन बोले, बराबर ना। तो अगर पानी को स्प्लिट करने के लिए हमने कोई सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कोई मेथड का यूज़ किया है और उसमें से हाइड्रोजन अगर जनरेट किया तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। अभी तक उसकी वही डेफिनेशन थी, लेकिन अभी क्या बोला गया है कि अगर हमने कोई ऐसे मेथड से पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन बनाया है जहाँ पे 1 kg हाइड्रोजन के उत्पादन में अगर 2 kg से
कम CO2 बाहर का उत्सर्जन हुआ है तो वो हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। ये डेफिनेशन दी है इंडिया के द्वारा, और इंडिया पहला ऐसा नेशन बना है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन का डेफिनेशन दिया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा, बराबर ना। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।